तीन नदियों के संगम स्थल प्रयागराज में महाकुंभ मेला होगा। इस मेले के लिए अखाड़ों का नगर प्रवेश शुरू हो चुका है। शाही अंदाज में अखाड़ों ने नगर में प्रवेश किया। इनमें सबसे आगे घोड़ों पर सवार नागा सन्यासी थे और उनके पीछे साधु संतों की लंबी कतार। फिर ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ इन अखाड़ों के साधु संतों ने नगर में प्रवेश किया। अब ये अखाड़े कुंभ के लिए बसाई गई नगरी में अपनी छावनी तैयार करेंगे। वहां कथा, प्रवचन और सत्संग होगा। इन अखाड़ों से जुड़े भक्तों के लिए वहां ठहरने का इंतजाम किया जाएगा और शाही स्नान के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के आवास पहुंचे और उन्हें महाकुंभ मेले का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अगले साल 2025 की शुरुआत प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के साथ हो रही है। शासन प्रशासन मेले के सफल आयोजन को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहा, तो दूसरी ओर कई अखाड़ों के साधु संतों की आवाजाही भी प्रयागराज की धरती पर शुरू हो गई है। वैराग्यता की मिसाल इन तमाम साधु सन्यासियों ने जब नगर प्रवेश किया तो उनका राजसी ठाट बाट जहां सन्यासी परंपरा के ऐतिहासिक वैभव को दर्शा रहा था, तो वहीं कुछ साधु संत हाथ में तलवार, त्रिशूल और भाले के साथ पराक्रम का भी संदेश देते नजर आए। बिल्कुल आप देख सकते हैं, घोड़ों के साथ और तमाम रथ के साथ साधु संत अपना नगर प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रयागराज के झूसी इलाके से साधु संत निकल रहे हैं। किन्नर अखाड़े के संत हैं, महामंडलेश्वर हैं और आज अपना नगर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से मौजगिरी आश्रम संत जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो महाकुंभ का आगाज हो चुका है। दरअसल ये तस्वीरें सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की हैं, जिसके इस राजसी जुलूस में सबसे आगे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के रमता पंच चल रहे थे। वहीं घोड़ों पर सवार नागा सन्यासी ढोल पीटकर लोगों को अपने आगमन का संदेश देते नजर आए। वहीं उनके पीछे जूना अखाड़े के ही आराध्य भगवान दत्तात्रेय की स्थापित मूर्ति और अखाड़े की धर्म ध्वजा भी इस राजसी जुलूस में शान के साथ लहरा रही थी। जूना अखाड़े के 1000 से ज्यादा साधु सन्यासी हाथी, घोड़ा, पालकी और शाही रथों पर सवार पूरे गाजे बाजे के साथ झूसी के रामापुर से चलकर यमुना किनारे बने श्री मौजगिरी आश्रम तक गए। अखाड़ों के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, जगत गुरु और दूसरे संत महात्माओं के आने से नगर प्रवेश की ये घड़ी वाकई में बेहद अनमोल हो गई। सभी ने एक सुर में महाकुंभ के माध्यम से सर्वजन कल्याण की कामना की। नगर प्रवेश में हम लोग का पूजन पाठ चिंतन जो भी है हर प्रकार से हृदय से है कि 25 का मेला जो 40 करोड़ लोग आने वाले हैं वो सरकुशल उनकी यात्रा हो, हर प्रकार की उनकी मनोकामनाएं पूरी हो और निर्विघ्न से मेला संपन्न हो। जूना अखाड़े के संत महात्माओं के साथ ही किन्नर संतों ने भी नगर प्रवेश किया और इसके साथ ही महाकुंभ की अनौपचारिक शुरुआत भी हो गई है। आगाज हो गई 2025 का कुंभ का और हम लोग ने बहुत धूमधाम के साथ इस बार 2025 महाकुंभ को सफल बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा हमारा किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है। और अब ये सभी संत महात्मा संगम नगरी के मौजगिरी आश्रम में अपने अपने स्थान पर रहेंगे और फिर मौजगिरी आश्रम से ही 14 दिसंबर को महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी, जिसके बाद जूना अखाड़े के संत महात्मा जगत गुरु, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत और अन्य पदाधिकारी महाकुंभ स्थित छावनी में प्रवेश करेंगे और फिर अखाड़े की धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद पूरे महाकुंभ परिसर में रहकर ही अखाड़ों की कठिन साधना और शाही स्नान होगा।
बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन है, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में व्यवस्थाओं को अंजाम तक पहुंचाने के बीच ही साधु संतों की संगम नगरी में चहलकदमी कुछ ऐसे शुरू हो गई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल की शुरुआत में ही संगम किनारे महाकुंभ मेला लगेगा। इस महाकुंभ मेले में इस बार दुनिया के 75 देशों से करीब 25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ होगी और समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। इस दौरान 6 तिथियों पर विशेष स्नान भी होंगे। पहला स्नान पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी 2025 को होगा। वहीं दूसरा स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होगा। तीसरे स्नान की बात करें तो मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को, वहीं चौथा स्नान वसंत पंचमी पर 4 फरवरी को होगा। पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी को होगा। वहीं छठा स्नान महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी 2025 को संपन्न होगा। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की करते हैं, जो पूरी तरह से ग्लोबल हो चुका है। दुनिया के कई देशों में मौजूद भारतीय लोग बड़ी आस्था से छठ पर्व मनाते हैं। कल यानी 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ छठ की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ, वाराणसी से लेकर पटना तक छठ पर्व की रौनक दिखने लगी है। सूर्य पूजा का महापर्व छठ आया। लोक आस्था का महापर्व आस्था और ऊर्जा अपार लाया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले छठ को लेकर शहर शहर और गांव-गांव में तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। वैसे तो लोक आस्था के इस महा उत्सव को अगर नजदीक से देखना और समझना है तो बिहार और पूर्वांचल में आप कहीं भी चले जाइएगा, आपको छठ पर्व की रौनक वहां की मिट्टी से महकती महसूस होगी। लेकिन दीपावली के बाद छठ की छटा विशेष तौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर अब देश के कई और शहरों में भी दिखनी शुरू हो गई है। ऐसे में क्योंकि दिल्ली में खास तौर से कई परिवार यहाँ रोजी रोटी की खातिर रह रहे हैं, अगर किसी कारणवश वो अपने घर नहीं जा पाते तो यमुना किनारे व्रती और उनका परिवार छठी मैया की आराधना करता है। इसलिए आईटीओ के यमुना घाट पर छठ पर्व मनाने के लिए अस्थायी घाटों समेत कई और व्यवस्थाएं व्रतियों के लिए की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है आईटीओ स्थित यमुना घाट पर और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल घाट जो है वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। सरकार और प्रशासन दोनों की ही देखरेख में ये सारा काम हो रहा है। साफ सफाई से लेके घाटों का काम जो है वो किया जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है, क्योंकि सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। 7 नवम्बर की तैयारी है ढलते सूर्य के साथ और 8 नवम्बर को उगते सूरज को जो है अर्घ दिया जाएगा। वैसे तो छठ कुछ सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, मगर खास तौर से सूर्य पूजा के इस महा उत्सव की रौनक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में तो अलग ही बिखरी होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जेपी सेतु घाट पे और ये जेपी सेतु है जो उत्तर बिहार को जोड़ता है बाकी दूसरे इलाके से और ये तमाम पूरे इलाके में हर जगह जो घाट है वो तैयार कर दिए गए हैं और तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहीं पर आएंगे अर्घ देने के लिए। पहले जो सूर्यास्त के समय और फिर बाद में सूर्योदय के वक्त भी जब छठ का समापन होगा, लेकिन उसके पहले लगभग इसी तरह की तस्वीर हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि नहाय खाए के साथ छठ जो पावन पर्व है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पटना समेत लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, समस्तीपुर जैसे देश के कई और शहरों में घाटों पर छठ की छटा देखने लायक है। खास तौर से पटना के इन युवाओं की जुबानी तो छठी मैया की साधना किसी को भी भक्ति भाव से भर दे।
पटना से शशि भूषण और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ में भी घाटों पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और साफ सफाई का बचा हुआ काम अंतिम चरण में है। साथ ही पूजा के लिए वेदियां बनाने का काम भी तेजी से जारी है। दीपावली के उल्लास के बीच छठ पर्व के रंग भी बिखरने लगे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में मौजूद छठ घाट पर है और यहाँ पर तैयारियां जोर पकड़ लिया है। आप तस्वीरों से अगर समझेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से खूबसूरत जो वेदियां हैं उनको सजाने का, बनाने का प्रयास जारी है। किस तरह से इस मिट्टी से, आप देखिए इस तरह की जो मिट्टी है इसका इस्तेमाल कर जो वेदियां हैं उनका इस वक्त निर्माण किया जा रहा है। इस तरह की पहले कुछ ईंटों को यहाँ रखा गया है, पानी का उपयोग कर इस मिट्टी को पहले गीला किया जा रहा है और फिर इस मिट्टी को इस अर्घ में कुछ इस कदर आप देखें अगर तो यहाँ पर ये वेदी है और इस वेदी में इस तरह से लगाकर पानी में करके इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केवल इसको निर्मित करने का ही प्रयास नहीं है बल्कि इसके निर्माण के साथ इसको सजाने की भी एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है ये आपको मैंने दिखाया, जो निर्माण है यानी कि किस तरह से वेदी बनाई जाती है। अगली तस्वीर आप देखिए, जब वेदी बनकर सूखती है तो कुछ इस कदर दिखाई पड़ती है। ये वो हिस्सा है जब ये सूख चुकी है, सूखने का इसका काम चल रहा है और एक वेदी बनकर तैयार है। इसी के इर्द गिर्द जो है वो पूजा की जाती है। अब आपको दिखाता हूँ एक और मॉडल यहाँ पर वेदी का, जहां पर इस वेदी में पेंट हो चुका है और ये वो तस्वीर है। इसके अलावा जो सबसे यहाँ पर फ्रेश जो वेदी कहूं मैं, जो तैयार वेदी है तो वो यहाँ पर है। ये देखिए, इस तस्वीर को आप अगर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से काफी नई बनी वेदी है। इसको सफेद पीले रंग से उकेरा गया है और एक पूरी नई नवेली निर्मित वेदी इस तरह से तैयार की गई है। परसों से छठ पूजा के तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत है, उसको लेकर ये तैयारियां एक तरह से काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब आगे की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं जहां पर और वेदियां बन रही हैं। कैमरामैन संजय आपको एक एक तस्वीर यहां से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा गोमती के तट की। ये वो हिस्सा है जहां पर अर्घ दिया जाता है। ये किनारे का छोर है, ये गहरा नहीं है, इसलिए महिलाएं पुरुष जो भी यहाँ पर आते हैं पूजन में, छठ पूजा के शामिल होते हैं, वो यहीं पर अर्घ देते हैं। इसीलिए आप अगर सामने की तस्वीर देखें तो जो पानी है उसकी सफाई का भी कार्यक्रम चल रहा है और आज शाम से लेकर कल तक पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा। इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस छोर को यहाँ पर रोक भी दिया गया है जिससे कोई हादसा ना हो पाए, क्योंकि आगे जो आप पानी देख रहे हैं गोमती नदी का वो काफी ज्यादा गहरा है। इसीलिए इसको इस बैरिकेड से पाट दिया गया है, यानी कि ब्लॉक किया गया है, यानी कि जो भी अर्घ देंगे वो इस छोर में देंगे और इस छोर में ही आकर वो स्नान पूजन जो भी प्रक्रिया होती है त्योहार की उसे परिपूर्ण करेंगे। हालांकि क्योंकि बड़ा त्योहार है, डर रहता है कि कहीं कोई किसी के डूबने का खतरा ना हो, इसको लेकर जो जल पुलिस है उसको भी अलर्ट किया गया है। और जिस दिन छठ का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा यहाँ पर आपको जल पुलिस के भी लोग दिखेंगे और कुछ नाव से जो यहाँ पर पहरेदारी करेंगे या यूं कहें जल पेट्रोलिंग करेंगे, जिससे कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसे रोका जा सके। फिलहाल साफ सफाई के कार्यक्रम, जो नदी है उसको साफ करने की जो प्रक्रिया है वो, और वेदियों के मुस्कुराने की तस्वीर भी यहाँ से देखने को मिल रही है। और इंतजार है जब ये पूजन कार्तिक मास में शुरू होता है और सभी अपने परिवार की मंगल कामनाएं करते हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। और इस बीच भारतीय रेलवे ने छठ पर अपने घर लौट रहे लोगों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं ताकि व्रत के लिए अपनों के बीच जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। इस बार पिछली बार से ज्यादा 7,435 विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल 4,500 विशेष गाड़ियां चलाई गई थी। हमारी करीब लखनऊ डिवीजन में अगर मैं बताऊं करीब 51 स्पेशल ट्रेनें आज हमारे थ्रू पास की हैं, जिसमें से करीब 28-29 गाड़ियां थ्रू लखनऊ गई हैं, बाकी बनारस जौनपुर इधर को निकल गई हैं। अगर हम यहाँ की बात करें, अभी हमारी 3 स्पेशल्स प्लान्ड हैं जो दिल्ली के लिए जा रही हैं। एक छपरा के लिए भी वंदे भारत स्पेशल हमने चलाई है, वो भी फुल गई है। और बनारस लखनऊ के बीच में बनारस भटिंडा और बनारस जम्मू, इन सब लोकेशंस के लिए हमने स्पेशल्स चला रखी हैं। और मुझे आशा है कि ये सारे पैसेंजर्स जो जाना चाहते हैं वो उसमें जा पाएंगे। ये तीनों गाड़ियां अभी जो दिल्ली के लिए भी जा रही हैं, ये हर क्लास में फुल हो चुकी हैं। तो इतनी भीड़ थी और मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम 5,000 लोगों को हम खुशी से भेज पा रहे हैं।
इसी तरह की तैयारियां मुंबई में समंदर तट पर भी की जा रही हैं। यूं तो मुंबई के जुहू तट पर पर्यटन के रंग साल भर देखने को मिलते हैं। देश विदेश से सैलानी जुहू तट पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन आज से इसमें आस्था के रंग घुल रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा मुंबई की जुहू चौपाटी पर मनाई जाएगी। आयोजकों ने जुहू तट पर छठ पूजा के आयोजकों के लिए आवेदन दिया है। माना जा रहा है कि मुंबई महानगर पालिका छठ पूजा के आयोजन की अनुमति दे देगी, जिसके बाद वहां तैयारियां का जो सिलसिला है शुरू हो जाएगा। मुंबई में बिहार और यूपी के काफी लोग रहते हैं, जो लोग छठ मनाने अपने घर गांव नहीं जा पाते। वो हर साल जुहू तट पर छठ मनाने आते हैं। छठ पूजा को लेकर बीएमसी ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। देश भर में छठ पूजा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और मुंबई भी इसमें पीछे नहीं रहा है। हम इस वक्त मुंबई के जुहू बीच चौपाटी पर हैं, जहां पर हर साल बड़ी तादाद में छठ पूजा के लिए जो भक्त हैं वो यहां पर आते हैं और यहां पर बड़ी ही धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती है। मुंबई महानगर पालिका द्वारा यहां के आयोजकों को छठ पूजा के लिए जो परमिशन है वो दे दी जाएगी और यहां पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी छठ पूजा के लिए। ये जुहू बीच का परिसर है, दूर दूर से लोग यहां पर छठ पूजा का त्योहार है वो मनाने आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लाखों लोगों की आने की उम्मीद है और उसी तरीके से यहाँ पर प्रशासन की तैयारियां भी देखने को मिलती हैं। 7 तारीख को जब छठ पूजा होगी तो यहाँ पर जो पानी का समंदर है उसके साथ साथ लोगों का भी समंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई। और अब आपको लिए चलते हैं हरिद्वार के गंगा घाटों पर। उत्तराखंड के हरिद्वार में पहली बार गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज हरिद्वार के चंडी घाट के नमामि गंगे घाट पर गंगा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। घाट की सजावट देखते ही बन रही है। घाट को सजाने में कई कलाकार अपने हुनर से रंग भी बिखेर रहे हैं। गंगा महोत्सव में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल हो रहे हैं। खबर यह भी है कि इस महोत्सव में एक्टर आशुतोष राणा शिव तांडव का प्रदर्शन करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संतों के लिए गंगा मंथन का भी आयोजन किया जाएगा। पहली बार ऐसा है कि हम गंगा उत्सव गंगा के किनारे गंगा के घाट पे मनाने जा रहे हैं। ये एक मॉडल फेस्टिवल हम लोग बनाना चाहते हैं कि रिवर्स की क्लीनिंग को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि देखिए जब तक जनता जुड़ेगी नहीं रिवर की क्लीनिंग हो नहीं सकती है। तो इसलिए ये एक मॉडल फेस्टिवल के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें कई सारे इवेंट्स का एक तरीके से समागम होगा। इसमें हम लोग एक तरफ टेक्निकल डिस्कशन होगा जिसमें कि हम रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इन सब चीजों को देखेंगे। दूसरी तरफ हम धर्म गुरुओं का सेशन एक करा रहे हैं। रिवर सिटी अलायंस का से रिलेटेड एक सेशन होगा। अब बात करेंगे अमेरिका चुनाव की, जिस पर भारत की भी नजरें हैं। अमेरिका में कल राष्ट्रपति चुनाव है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनाव से पहले के कई सर्वे में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन आयोवा सर्वे में कमला हैरिस को बढ़त मिलती जा रही है। साथ ही कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जहां ट्रंप लीड बनाए हुए हैं। ऐसे समय में जब चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है, दोनों उम्मीदवारों ने जीत के लिए कमर कस ली है। ट्रंप ने समर्थन जुटाने के लिए पारंपरिक तरीका अपनाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के इलेक्शन लैब के मुताबिक एडवांस वोटिंग में अब तक करीब 7.5 करोड़ अमेरिकी नागरिकों ने वोट डाल दिया है। चुनाव से पहले राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इधर भारत में भी अमेरिकी चुनाव का बुखार नजर आ रहा है। यहां संत ट्रंप की जीत की कामना कर रहे हैं। उनका कहना है अगर ट्रंप जीते तो विश्व में शांति स्थापित होगी। अमेरिकी चुनाव पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट की माने तो इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप से पार पाना कमला हैरिस के लिए आसान नहीं होने वाला है। प्रेसिडेंट कमला हैरिस के लिए इस चुनाव में बहुत सारी मुश्किलें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो हम अभी तक आज तक पे आप सभी से बात कर चुके हैं कि किस तरह से मिसोजिनी एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है। रेसिज्म को लेकर हमने बात की है। हमने बात की कि किस तरह से उनके पास बहुत कम समय था इस चुनाव को में तैयार होने के लिए, इस चुनाव में पॉलिसीज लोगों को बताने के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमेरिका में। लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है जो शायद ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ है, और वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो ये है कि अभी तक अमेरिकन इलेक्शन हिस्ट्री में चुनाव में 6 बार ऐसा हुआ है कि इनकम्बेंट ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है और किसी और कैंडिडेट को उस अगले इलेक्शन में खड़ा किया गया है। और जब भी ऐसा हुआ है अमेरिका में, जब एक इनकम्बेंट ने कहा है कि देखो मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं, तब उसके बाद
उनकी पार्टी ने अगला जनरल इलेक्शन हारा है और 6 में से 4 बार ऐसा हो चुका है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो दर्शाता है कि जब भी एक इनकम्बेंट चुनाव लड़ने से मना कर देता है, शायद उसका पब्लिक परसेप्शन लोगों में ये जाता है कि ये पार्टी फिलहाल इस देश को चलाने के योग्य नहीं है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जब हमने लोगों से यहाँ पे बात की तो उनका फ्रस्ट्रेशन जो बाइडेन से है बहुत ज्यादा है, लेकिन वो साथ ही साथ कमला हैरिस को भी दोषी मानते हैं। उनको लगता है कि पिछले 4 साल में जो चीजें अमेरिका में हुई है, इकोनॉमी को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, ओपन बॉर्डर पॉलिसी को लेके और साथ ही साथ जो वॉर्स चल रहे हैं उनको लेके, उसमें कमला हैरिस का भी थोड़ा बहुत एज अ वाइस प्रेसिडेंट योगदान रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कमला हैरिस को अगर वो चुनाव जीतती है तो बहुत सारे हिस्टोरिक फर्स्ट होंगे उनके लिए, एज अ वुमेन प्रेसिडेंट, एज अ वुमेन ऑफ कलर, अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट, समबडी हु इज फ्रॉम इंडिया और जो समबडी हु हैज इंडियन ब्लड आई शुड से। लेकिन जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो काफी उनके अगेंस्ट में है फिलहाल। लेकिन अमेरिका का चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ। हमने देखा है कि किस तरह से पोल्स हम गलत साबित हुए हैं। हमारे भारत देश में भी जो पोलिंग थी वो गलत साबित हुई थी। तो इस तरह की पोलिंग पे ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते, लेकिन माना ये जा रहा है, जितने भी लोगों से हमने बात की है, कि उनका ये चुनाव जीतना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा। अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव की रेस दिलचस्प होती जा रही है। ट्रंप लगातार कमला हैरिस पर चुनावी हमले कर रहे हैं तो कमला हैरिस भी ट्रंप को निशाने पर ले रही हैं। भारत में भी लोगों की नजरें अमेरिकी चुनाव पर टिकी हैं। संत समाज भी अमेरिका में ट्रंप की जीत की दुआ मांग रहा है। रविवार को दिल्ली में हिंदू पुजारियों ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत के लिए प्रार्थना की। हिंदू पुजारी स्वामी वेद मुरस्तीनंद सरस्वती का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो दुनिया में शांति स्थापित होगी। हम सभी साधु संत समाज आज हवन पूजा और विशेष करके जो राजनीतिक की देवी है, जो विजय को प्राप्ति कराने वाली हमारी 10 महाविद्या देवी में माँ पीताम्बरा बगलामुखी है, जो अद्भुत मंत्रों का संतों के द्वारा जप किया जा रहा है। आज साधु संतों ने मानवता के रक्षक और विश्व में शांति लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए विजयी की प्राप्ति के लिए आज हम सभी साधु संत यज्ञ और पूजन और विशेष करके माँ बगला मुखी का अनुष्ठान कर रहे हैं। वर्ल्ड में जहां भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। इसलिए हम लोग साधु संत पूरे देश के हिंदू समाज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और विजयी की कामना करते हैं। तो चलिए अब आपको जल्दी से सुना देते हैं कि अपनी अपनी जीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का दावा क्या है। We have a big, a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote, vote, vote. We're going to win it. And we know it is time for a new generation of leadership in America. And I am ready to offer that leadership as the next President of the United States of America. So look, in less than 90 days, it's either going to be him or me sitting in the Oval Office. सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका के चुनाव में चल क्या रहा है, ये आपको समझाते हैं। जानकार भी मान रहे हैं कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच करीबी मुकाबला है और इसीलिए नतीजे आने में देर लग सकती है। अभी जो खबर है उसके मुताबिक मिशिगन में कमला हैरिस को 5 अंकों की बढ़त बताई जा रही है, जो कि उनके लिए राहत की खबर है। वहीं वॉक्सिकसन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरिस भारी पड़ती हुई दिख रही हैं। यहां उन्हें 6 अंकों की बढ़त है। पेंसिल्वेनिया की बात करें तो यहां राष्ट्रपति के दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। यहां दोनों उम्मीदवारों को 48% समर्थन हासिल है। राष्ट्रीय सर्वे की बात करें तो यहां डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त बनाए हुए है और अगर ये बढ़त मतदान तक जारी रहती है तो ट्रंप रेस में आगे निकल सकते हैं।
अगर दोनों उम्मीदवारों के चुनावी वादों की बात करें तो यहां भी कांटे की टक्कर है। चुनाव में जहां डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से महंगाई पर काबू करने का दावा किया है, तो कमला हैरिस इजराइल गाजा युद्ध जैसे मसलों के साथ मैदान में है। ट्रंप ने लोगों से कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अप्रवासियों को रोकने की कोशिश करेंगे, जबकि कमला हैरिस का गर्भपात के मसले पर मुखर दावा सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन पर जोर देंगे, तो वहीं हैरिस स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करने पर जोर देकर आम चुनावों में इन मुद्दों को लाने की कोशिश कर रही हैं। ट्रंप का जोर भारत से अच्छे रिश्तों पर है, जो भारतवंशियों के लिए काफी अच्छी बात है। ट्रंप टैक्स में छूट की बात कर रहे हैं, जो कमला रेसिज्म के खिलाफ सख्त कदम की बात की जा रही है। देखिए, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की आवाम क्या चाहती है ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, कल वोटिंग है और कल से ये माना जा रहा है कि अब रिजल्ट के दिन तक गहमागहमी बढ़ जाएगी और सबकी नजर ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया अमेरिका के चुनावों पर नजर रख रही है। तस्वीर आप देखिए, अलग अलग तरह से जोर शोर से कैंपेनिंग यहाँ की जा रही है। गुंजन, और चलिए अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। इधर गुजरात में इन दिनों कई शहर पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार हैं। ऐसे में जूनागढ़ में गिर फॉरेस्ट हो या फिर केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत कई और पर्यटक स्थल, इन तमाम जगहों पर सैलानी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। गुजरात के केवड़िया में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के इस बेहद ऊंचे बुत को देखने के लिए देश के कई राज्यों से यहाँ लोग बाग काफी संख्या में इन दिनों पहुँच रहे हैं। दिवाली की छुट्टियों में सैलानियों की भीड़ इतनी उमड़ गई कि पुलिस को बैरिकेडिंग तक लगानी पड़ गई। भीड़ की ये तस्वीरें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति आकर्षण को दर्शाने के लिए काफी हैं। सैलानियों का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरह से सैलाब आ चुका है कि लोग जो है दीपावली की छुट्टियों में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पसंद करें, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यहाँ पे पसंदीदा प्रवासन स्थल है। हद तो तब हो गई जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने की जो लाइन है वो ही लाइन बाहर पार्किंग तक आ गई और लोगों को कतार में खड़े होकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के इंतजार के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। गुजरात से लेके महाराष्ट्र और भी स्टेट से लोग यहाँ पे आए। अभी भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लंबी लाइन में लोग खड़े हैं, अपनी बारी की राह देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। यहाँ से हम आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाते हैं कि क्या कैसा नजारा है। देखिए आप, ये जो बाहर का जो बैरिकेड है अंदर जाने का, वहां से ये बाहर भी बैरिकेड लगाया है, जहाँ पे भी बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पे आए हैं। हालांकि दिवाली वेकेशन के दौरान लोगों की भीड़ काफी ज्यादा रही, मगर यहाँ की फैसिलिटी और मेहमान नवाजी से देश के कोने कोने से आए सैलानी बेहद संतुष्ट दिखाई दिए। हाँ ना, एकदम अच्छा। अभी अंदर ही जा रहे हैं, देखते नजर आगे कि क्या रहेगा। नहीं, अभी तक हमारा ये शुरुआत है, अभी देखेंगे। बहुत एक्साइटिंग है, देखते हैं आगे कैसे क्या करके। बहुत सुना है इसके बारे में। हम लोग तो यहाँ बड़ौदा से ही है और ये हम लोग का 4th ट्रिप है। इससे पहले हम लोग 3 टाइम्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एक बार पहले आदमी जो विदेश जाता सबसे पहले अपना इंडिया घूमना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं। दरअसल हाल ही में 31 अक्टूबर को दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया आए थे और क्योंकि उस दिन सरदार पटेल की जयंती भी थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से यहां पर आने का आह्वान किया था, जिसके बाद तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सैलानियों की पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। वैसे केवल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही नहीं, बल्कि यहाँ के जंगल सफारी, आरोग्य वन कैक्टस गार्डन और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जैसी जगह भी पर्यटकों को यहाँ अच्छा खासा आकर्षित कर रही हैं। राज्य में जूनागढ़ के गिर फॉरेस्ट में भी इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या जंगल सफारी के क्रेज को साफ दर्शा रही है। बस ये समझ लीजिए कि जंगल सफारी के लिए रिकॉर्ड संख्या में सैलानी गिर फॉरेस्ट का रुख कर रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के बीच घूमते सैलानी जंगल सफारी के दौरान खास तौर से जंगल के राजा शेर, हिरन और माउंटेन लिजर्ड जैसे कई और वन्य जीवों को नजदीक से निहार पा रहे हैं। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वन ऑफ द बेस्ट और प्योरेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट एंड प्योरेस्ट एंड रेयरेस्ट है। और मैं ये सलाह देता हूँ कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पे आके इसका अनुभव लेना चाहिए। पानी का आवाज, बर्ड्स का आवाज और जंगल की जो खड़खड़ाहट, पत्तों की आवाज,
ये सब फील करने में मजा आ रहा है। और सफारी में बैठने के बाद तो बहुत ऊपर से देखने में बहुत मजा आता है। और यहाँ का जो स्पेशली अरेंजमेंट है बाकी बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सब जो गार्ड्स है वो अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। वैसे गिर फॉरेस्ट में दिवाली सीजन के समय काफी ज्यादा संख्या में सैलानियों की आवाजाही रहती है, इसलिए पीक सीजन को देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सरकार के साथ मिलकर यहां आने वाले पर्यटकों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था देने का दावा किया है, जिससे यहां आया पर्यटक वाइल्ड लाइफ का एक अच्छा और सुखद अनुभव लेकर जाए। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से जितना हो सकता है एक टूरिस्ट अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए, इस तरह की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे की है, जिससे टूरिस्ट जितने भी आते हैं एक अच्छी सर्विस और एक अच्छा जो वाइल्ड लाइफ का और फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस लेकर के जाए। और काफी टूरिस्ट का अच्छा इनफ्लो है, डिफरेंट आपको फैमिलीज इंटरेक्शन करने को मिलेगा, ग्रुप को और इनफ्लो देखें तो आप आओगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादातर टूरिस्ट का इनफ्लो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो इस साल मॉनसून सीजन में बारिश बहुत अच्छी हुई, जिस वजह से गिर फॉरेस्ट की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और इस दौरान जहां चहलकदमी करते जंगली जानवरों के दर्शन सैलानियों को खुशकिस्मती से हो जा रहे हैं, तो वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी निहारने आ रही पर्यटकों की ऐसी अच्छी खासी तादाद गुजरात के पर्यटन व्यवसाय को मानो नए पंख दे रही है। गुजरात के जूनागढ़ से भार्गवी के जोशी और केवड़िया से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश दीव सैलानियों के पसंद बनकर सामने आया है। यहां छुट्टियां मनाने के लिए रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे। आलम यह है कि अब भी होटल भरे हुए हैं। 10 नवंबर तक की बुकिंग है। दीव के समंदर तटों की खासियत शांति और सुकून है, तो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी यहां कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का इंतजाम किया गया है। शहर की भीड़ और पटाखों के प्रदूषण से दूर दिवाली की छुट्टियां मनाने सैलानी निकल पड़े धूप, रेत और रोमांच से भरे शांत समुद्री तट पर। गुजरात के दक्षिणी तट पर बसे छोटे से द्वीप दीव पर इस दिवाली पर्यटकों की मानो बहार आ गई। ऊपर नीला आसमान और नीचे कुदरत की बेपनाह खूबसूरती। समंदर की ये लहरें सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। और जब दिवाली पर लंबा वीकेंड पड़ा हो तो सैलानी इस फेवरेट डेस्टिनेशन पर छुट्टियां मनाने निकल पड़े। दीव के सबसे लोकप्रिय माने जाने वाले नागोआ बीच की ये तस्वीरें हैं, जहां रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। खूबसूरत नजारों के बीच सुकून का एहसास करना हो तो नागोआ बीच से बेहतर कोई नहीं। खूबसूरती के साथ साथ ये बीच दीव के सबसे शांत तटों में से एक है, इसलिए सबसे ज्यादा सैलानी भी इसी बीच पर पहुंचते हैं। एक्चुअली यहाँ का जो अभी एटमॉस्फियर है वो एटमॉस्फियर ऐसा है कि इतनी ज्यादा धूप होने के बावजूद भी इतनी ठंडक है, मस्त एटमॉस्फियर है और बच्चों को बहुत एंजॉय हो रहा है। यहाँ पे जो वाटर एक्टिविटीज है, यहाँ पे जो ये स्पोर्ट्स वगैरह है, ये जो एक्टिविटी है वो एकदम मस्त एंजॉय है। समंदर में नहाने का लुत्फ उठाना हो या समंदर पर तेज रफ्तार में बोट की सवारी या फिर दूसरी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज, और अगर आपका मन कुछ ज्यादा ही एडवेंचर करने का करे तो पैरासेलिंग का भी यहाँ भरपूर इंतजाम है। पैरासेलिंग यानी एक ऐसा खेल जिसमें आपको रंगीन पैराशूट जैसी छतरी से बांधा जाता है और स्पीड बोट के जरिए हवा की रोमांचक सैर कराई जाती है। स्पीड बोट की स्पीड के साथ ही आपका उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा पर्यटक दीव पहुंचे। होटल हाउसफुल हैं। 10 नवंबर तक सभी कमरे बुक हैं। कुल मिलाकर यहाँ के होटल वालों की इस दिवाली चांदी हो गई है। सब होटल ऑलमोस्ट 2 तारीख से 7 तारीख तक पैक है। टूरिस्ट काफी अच्छा मात्रा में निकले हुए हैं। अच्छा टूरिस्ट फ्लो अच्छा है। 10-12 तारीख तक कंटिन्यू चलेगा। तो अगर आपका मन भी शहर की भीड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह की तलाश कर रहा है तो दीव अपना दामन फैलाए आपके स्वागत के लिए तैयार है। दीव से दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।